स्टार्ट मारा तो फिर तो स्टार्ट। हम्म। हम्म। 4.56. 4.56। Yes, sir. तो एसिटिक एसिड और NaOH का रिएक्शन हो रहा है, तो बनेगा वही सोडियम एसीटेट एंड वाटर। ये है 0.5 मोल, ये है 0.2 मोल। ये लिमिटिंग खत्म, इसका बचेगा 0.3 और इसका बनेगा 0.2। तो फॉर्मूला पुट करेंगे pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ concentration of common ion by concentration of acid। तो 4.74, बस पिछले बार प्लस था, इस बार माइनस होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -0.1 ही था। तो 74 से 18 अगर माइनस करेंगे तो आएगा 4.56। यही होगा आपका pH। पिछले बार प्लस था, इस बार माइनस हो जाएगा क्योंकि मैंने नंबर बस रिवर्स कर दिए थे। पहले 3/2 था, यहाँ पर 2/3। तो log 2.3 और log 3.4 अब माइनस हो जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यही एसिड बेस रिएक्शन में एक और तरह का वेरिएशन ये होता है कि जैसे कि फाइंड pH if 0.4 मोल 0.4 मोल NaCN is treated with 0.1 mole HCl, Kb of Cn minus is 10 to the power -8। थोड़ा सा बस मैंने इसको ट्रिकी कर दिया है। अब इस क्वेश्चन को देखने से पहले पता ही नहीं चलेगा कि ये बफर का क्वेश्चन है, क्योंकि NaCN आपको सॉल्ट दिख जाएगा हो सकता है, बट HCl आपको दिखेगा स्ट्रॉन्ग एसिड। बट ऑलवेज आपको रिएक्शन को लिखना होता है। यू हैव टू राइट द रिएक्शन। तो रिएक्शन अगर आप लिखेंगे तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। और इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट भी होता है। तो रिएक्शन क्या होगा? NaCN Plus HCl gives HCN plus NaCl. तो ये रिएक्शन होगा। क्या अगर ये उल्टा होता तो क्या ये रिएक्शन होता? मतलब क्या मैं अगर HCN और NaCl को रिएक्ट करता तो क्या ये प्रोडक्ट बनता? नो, नहीं बनेगा ये प्रोडक्ट। क्यों नहीं बनेगा?
मैंने का अभी ना एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर। क्या होता है कि रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक के तरह प्रोसीड करता है। ये एक जनरल थंब रूल होता है किसी भी रिएक्शन का। हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक बनता है, कभी भी वीक से स्ट्रॉन्ग फेवरेबल रिएक्शन नहीं होता या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होता। सो व्हाट डू आई मीन बाय स्ट्रॉन्ग से वीक? अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड देखता हूं तो मेरा यहाँ पर HCl है और उधर है HCl। तो HCl भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl एक वीक एसिड। तो मेरा रिएक्शन जा रहा है कहां से? स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ। तो क्या ये रिएक्शन होगा? यस। अगर HCl से मुझे HCl बनाना होता, HCl से अगर मुझे HCl बनाना होता तो ये रिएक्शन कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होता। ये होता है कॉन्सेप्ट, मतलब ये कॉन्सेप्ट था इस चीज का। हाँ, तो अब आप करिए। तो ये तो पता चल गया कि क्या होने वाला है। हम्म। हाँ, तो क्या होगा? इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या है इसमें? एक 5-5 सेकंड में आंसर होगा। मैं तो बोल रहा हूँ, अगर मुझे करना होगा मतलब 10-10 सेकंड में एक आंसर आ जाए। तो भाई NaCN है 0.4 मोल, HCl है 0.1 मोल। ये खत्म हो जाएगा 0.3 मोल, 0.1 मोल। तो पीएच निकालेंगे। पीएच ये किस तरह का बफर है? ये वीक एसिड है, ये उसके कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट है, एसिडिक बफर है। तो पीएच विल बी pKa। लेकिन Ka क्या, मुझे तो Kb गिवन है, तो क्या मैं यहाँ से Ka निकाल सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अगर Kb 10 टू द पावर Kb, अगर मुझे Cn माइनस का गिवन है और मुझे चाहिए Ka HCN का, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है? हमेशा Kw होता है, दैट इज 10 टू द पावर -14। तो अगर मुझे Kb भी गिवन हो तो मैं वहां से Ka निकाल सकता हूँ। तो Kb अगर 10 टू द पावर -8 है तो Ka हो जाएगा 10 टू द पावर -6 HCN का। तो बस, तो pKa कितना हो जाएगा? 6 प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन 0.3, ये वाला लेना है, अपॉन 0.1, एसिड का 0.1। तो ये log 3 हो गया। तो आंसर सीधा सीधा आपका आ जाएगा 6.48। दिस इज योर pH।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंगल लाइनर क्वेश्चन ही है कि फाइंड pH ऑफ कोई भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर NH4OH at half equivalence point. At half equivalence point EKB अमोनिया का भी होता है 4.74. Find pH of 1 molar ammonia at half equivalence point. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अगेन हमें जानना पड़ेगा कि हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है। तो हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट को जानने के लिए पहले जानना पड़ेगा कि इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? इक्विवेलेंस पॉइंट को अदरवाइज कहा जाता है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। और अगर एंड पॉइंट भी नहीं समझ में आता है, एंड पॉइंट का मतलब जहां पर एसिड और बेस कंप्लीटली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब यहाँ पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन कभी कभार रह जाता है कि जब एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा तो पीएच जो है वो सॉल्यूशन का 7 हो जाएगा। दिस इज ए मिसकॉन्सेप्शन। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कभी भी पीएच कितना होगा वो नहीं बताता है। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन सिर्फ आपको इतना बता सकता है कि भाई एसिड ने जो है वो बेस को कंप्लीटली कंज्यूम किया या बेस ने एसिड को कंप्लीटली कंज्यूम किया है या नहीं किया है। इट हैज नथिंग टू डू विथ हमारा रिएक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, उसको इस बात से कोई मतलब ही नहीं होता है। ये हुई पहली बात। तो फिर हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट का क्या मतलब होता है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट या कोई दूसरा फ्रैक्शन? तो हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या होगा कि it is that point या point at which half of acid or base is consumed. वो पॉइंट जहां पर हमारा एसिड या बेस जो है वो आधा कंज्यूम होता है। जैसे अगर कभी आपने काइनेटिक्स में पढ़ा हो, एक होता है हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ में भी हम ऐसा ही कुछ कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हाफ लाइफ होता है कि हाफ लाइफ काइनेटिक्स में ऐसा कहा जाता है कि जिस टाइम में आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाफ हो जाता है, जितना भी आपने इनिशियल लिया था उसका हाफ हो जाता है। तो यहाँ पर भी हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब है कि द टाइम इन विच द हाफ ऑफ योर रिएक्टेंट, चाहे वो एसिड हो या बेस हो, वो कंज्यूम हो जाता है, उसी को कहा जाता है हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट। लेकिन ये तो डेफिनेशन क्या है, ये तो डेफिनेशन के लिए सही है, लेकिन एक और चीज आपको ये समझना है कि
जितना भी आपका न्यूट्रलाइजेशन होता है, जैसे यहाँ पर हाफ न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, तो ये समझना जरूरी है कि जितना न्यूट्रलाइजेशन होता है उतने ही सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, उतना ही सॉल्ट का फॉर्मेशन भी होता है। मतलब अगर मेरा हाफ एसिड या हाफ बेस अगर न्यूट्रलाइज हो रहा है तो मेरा उतना ही सॉल्ट भी बन जाएगा। न्यूट्रलाइज होकर वो कन्वर्ट किस में होगा? वो सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये बात ध्यान में रखना है कि जितने भी एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन होता है उतने ही सॉल्ट का भी फॉर्मेशन होता है। तो अगर इतना समझ में आया हो तो बताओ इसका पीएच कितना होगा? तो हाफ न्यूट्रलाइजेशन, हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या बताया? 4.74. 4.74 ही रहेगा, क्योंकि अगर आपका आधा एसिड न्यूट्रलाइज हो रहा है तो आपका आधा सॉल्ट भी बन जाएगा। मतलब जितना आपका एसिड रहेगा उतना ही आपका सॉल्ट भी बन जाएगा, है या नहीं? तो इसलिए आपका, लेकिन आंसर 4.74 नहीं होगा, वो गलत है। तो पहला चीज जो आपको देखना था, बार बार मैंने कहा है कि ये वीक बेस है। तो अगर ये वीक बेस है तो इसका आधा सॉल्ट में कन्वर्ट होगा और ये आधा रह जाएगा। मतलब वीक बेस भी रहा और इसका सॉल्ट भी रहा, तो ये एक बेसिक बफर बनेगा। NH4OH बेसिक बफर नहीं है, NH4OH वीक बेस है। लेकिन जब आप इसका हाफ न्यूट्रलाइजेशन कर दोगे तो ये बेसिक बफर बन जाएगा। तो बेसिक बफर का हम पीएच नहीं, हम इसका पीओएच निकाल सकते हैं। इसलिए पी के बी गिवन है, सॉरी बी नहीं लिखा था मैंने, कोई बात नहीं, वो आपको अमोनिया से पता चलना चाहिए। 4.74 प्लस ये जितना सॉल्ट होगा उतना ही बेस होगा, ये log 1 हो जाएगा, log 1 0 होता है। तो 4.74 या फिर पीएच हो जाएगा 9.26, 9.26 आएगा। वो पीओएच है 4.74, पीएच पूछा है उसने। अगर उसने पीओएच पूछा होता तो यही आंसर होता, लेकिन पीएच मैंने दिया था। तो इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, मतलब ये रहने दो, ये तो हुआ। अच्छा, अगर मैंने पूछा होता एट 1/4 इक्विवेलेंस पॉइंट तो क्या होता? पीएच है, क्वेश्चन वही है, बस मैं हाफ के जगह 1/4 कर रहा हूं। क्वेश्चन वही है, बस हाफ के जगह 1/4। सर यही आएगा फिर भी। यही है। ठीक है, देखते हैं यही आएगा या नहीं आएगा। तो 1/4 इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब होता है कि जहां पर आपका 1/4 एसिड जो है वो कंज्यूम हो जाता है, या बेस जो है वो कंज्यूम हो जाता है। तो अगर 1/4 कंज्यूम हो चुका है, इसका मतलब 1/4 सॉल्ट बन गया होगा। लेकिन हमारा बेस कितना बच गया होगा? 3/4। इतना बेस बच गया होगा, क्योंकि टोटल अगर 1 मोलर है, लेट्स से 1 मोलर ही था, तो सॉल्ट कितना बना होगा? 1/4 ऑफ 1/4 ऑफ 1, 1/4 मोल। तो फिर मेरा बेस कितना बच गया होगा? मेरा बेस तो ओरिजिनली 1 मोलर था, उससे 1/4 मोलर खत्म हो गया, तो बचेगा 3/4। तो इसीलिए अब इसका पीओएच जो होगा, पी के बी
क्या लिख पी के बी प्लस लॉग ऑफ, अब मेरा कॉमन आइन कितना है 1/4, क्योंकि देखो कॉन्सेंट्रेशन का कोई मतलब ही नहीं है, जितना भी कॉन्सेंट्रेशन है उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो नीचे भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब लिख सकते हैं 1 मोलर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो कैंसिल हो जाएगा। सी भी कैंसिल, 4 भी कैंसिल, तो ये लॉग 1/3 बचेगा, या फिर माइनस लॉग 3, 1/3 या फिर माइनस लॉग 3, 48 माइनस हो जाएगा। तो देख लो कितना 26 आ रहा है, 4.26 आ रहा है लग रहा है मुझे। तो पीएच को माइनस करके निकाल लेंगे इसे। तो पीएच कितना होगा, 4 गया मतलब 9.74, उतना ही नहीं होगा, कितना हो जाए 9.74। और अगर मैं 3/4 इक्विवेलेंस पॉइंट पूछ लूं तो फिर सेम रहेगा सर उतना 9.26। बेटा एक बार कर लिया करो, ठीक है, एक बार कर लिया करो, तब पता चलेगा वो सेम रहेगा या नहीं रहेगा। एक बार कर लिया करो। 9.26 आ रहा है, कभी नहीं आएगा। अगर हाफ में सेम है तो बाकी में सेम कैसे आएगा, वो कभी नहीं होता है। इसलिए कह रहा हूं कर लिया करो, उतना उत्तेजित मत हुआ करो, थोड़ा कामली, थोड़ा सोच कर क्वेश्चन को करने से फायदा होगा। क्योंकि 3/4 इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब 3/4 बन गया होगा सॉल्ट, और 1/4 बन गया होगा या बच जाएगा बेस। कैसे सेम होगा, हो ही नहीं सकता। तो इसका पीओएच 8.7 निकाल कर देख लेना, ये होगा 4.74, ये तो फिक्स रहेगा, प्लस अब हो जाएगा देखना 3/4 अपॉन 1/4, तो ये लॉग 3 बचेगा, सेम हो जाएगा। तो इसको ऐड कर लेंगे, देख लेते हैं कितना आता है, मुझे नहीं पता। 2 5 ये होगा पीओएच, हमें निकालना है पीएच। तो ये हो जाएगा 8 और 5 13.78, बिल्कुल इतना है। तो तीनों जगह पीएच अलग अलग। हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट में आया 9.26, 3/4 में आया 9.74, और सॉरी 1/4 में, और 3/4 में आया 8.78। तो ये मीनिंग ही समझना है, जितना इक्विवेलेंस पॉइंट होता है उतना ही सॉल्ट बनता है। 3/4 इक्विवेलेंस पॉइंट 3/4 सॉल्ट, 1/4 इक्विवेलेंस पॉइंट 1/4 सॉल्ट, और 2/5 इक्विवेलेंस पॉइंट 2/5 सॉल्ट। तो वैसे ही हम निकाल सकते हैं, और फिर 1 से माइनस करके जो बचा हुआ है वो निकल जाएगा। ये एक होता है, बस एक आखिरी तरह का क्वेश्चन दिखा दूं, इससे मेरा तो एटलीस्ट बफर के
हर तरह के क्वेश्चन मेरे तरफ से हो जाएंगे। एक आपकी तरह का क्वेश्चन, वैसे तो क्वेश्चन और भी बहुत बनाए जा सकते हैं। अच्छा ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन? एक और मैं सोच रहा था, क्या सोच रहा था मैं। अच्छा ठीक है, लिखो। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मोर देन न्यूमेरिकल यहाँ पर थोड़ा एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस होना चाहिए। क्वेश्चन है कि 100 ml 0.2 मोलर अमोनियम सल्फेट, केयरफुली क्वेश्चन को करना होगा, इज मिक्स्ड विथ, पहले मैं मोल्स दे रहा था, अब मैंने मोलैरिटी वॉल्यूम दी, इज मिक्स्ड विथ, बता भी दिया मैंने क्या डिफरेंस है, पहले मोल्स दे रहा था, अब मैंने वॉल्यूम मोलैरिटी दोनों दिया, इज मिक्स्ड विथ, वही 100 ml ही रखते हैं, 0.1 मोलर NH4OH। ठीक है, बेसिक बफर बनेगा वो भी बता दे रहा हूं, ये सॉल्ट ये वीक बेस, तो बेसिक बफर बनेगा। अच्छा, इतने के साथ किया, फाइंड पीएच, और एमोनिया का पीके भी उतना ही ले जाएंगे, 4.74। बट बी केयरफुल, अब मैंने मोलैरिटी वॉल्यूम दी, तो यहाँ पर एक्चुअली सिर्फ वो ध्यान रखने वाली बात नहीं है, एक्चुअली यहाँ पर दो चीजें ध्यान देने वाली है। ठीक है, चलिए बता ही देता हूँ। पहले दो चीज ये ध्यान देने वाली है कि पहला तो यहाँ पर आपको मोलैरिटी और वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, पहली बात सुन लेना पूरी बात, नहीं तो जल्दी जल्दी करेंगे गलत ही आंसर बताएंगे और कुछ नहीं होगा। दूसरी बात है यहाँ पर कि देखो यहाँ पर बेस तो हमारा NH4OH है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सॉल्ट जो है एमोनियम सल्फेट है, एंड मैंने फॉर्मूला भी दे रखा है। रिमेंबर, आप बफर के फॉर्मूला में लिखते हो लॉग ऑफ कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन बेस, मतलब जब पीओएच का फॉर्मूला लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन बाई बेस। तो ये दोनों ध्यान में रखकर मैं जो 1-2 मिनट टाइम देता हूँ, करिए तो क्या होगा। कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है,
कोई डेवलपमेंट? हाँ बोलो बोलो बोलो। सर 8.66। नहीं नहीं, किया कैसे बोला? आंसर तो मुझे भी नहीं पता। तुम्हें क्या लगता है क्वेश्चन देता तो मुझे आंसर पता होता है? तो पहले देखिए, ऑब्वियसली आपको दोनों का मोल्स निकाल लेना चाहिए था। तो ये कितना हो जाएगा? 20 मिलीमोल्स। कौन? अमोनियम सल्फेट। और वो कितना हो जाएगा? 10 मिलीमोल। मोलैरिटी वॉल्यूम गिवन है तो मोल्स निकाल लेंगे वहां से। क्योंकि अब हमें वॉल्यूम ऐड करने की और जरूरत नहीं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नया कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम डिवाइड तो यही दोनों को करने वाले हैं, तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। तो ये था पहला चीज जो मैंने बताया था ध्यान में रखने के लिए। अच्छा। अच्छा एक्स। अब आप लगाओगे POH का फॉर्मूला। तो पी के भी ये भी पता है, प्लस लॉग डिनोमिनेटर में होता है बेस का कॉन्सेंट्रेशन, हम मोल्स रख लेंगे, वैसे कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, मोल्स रख लेंगे 10, क्योंकि दोनों ही मिलीमोल्स में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 मिलीमोल्स। लेकिन न्यूमरेटर में कितना रखा है? सर 40। बिल्कुल, न्यूमरेटर में होगा 40। अगर ये नहीं किया तो क्वेश्चन या आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। अगर ये नहीं किया तो क्यों 40 आएगा? क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि अमोनियम सल्फेट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर अमोनियम आयन कितना है, मोल्स। यहाँ पर अमोनियम आयन के मोल्स कितने हैं? क्योंकि आपका सॉल्ट कॉमन आयन इफेक्ट नहीं करता है, आपका जो आयन होता है वो कॉमन आयन इफेक्ट करता है, तो इसलिए नाम ही है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन सॉल्ट इफेक्ट नहीं है, कॉमन आयन इफेक्ट है। तो ये तो 2 अमोनियम आयन दे रहा है, मतलब ये तो 40 हो जाएगा। तो इसलिए आपको ऊपर 40 पुट करना है। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो बस इसको सॉल्व करना है। तो देखो log 4 होता है log 2 का स्क्वायर, या मैं उसको लिख सकता हूँ 2 log 2। तो log 2 का वैल्यू होता है 0.3, तो इसके साथ 0.6 ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा? 5.34 आएगा। तो pH कितना आ जाएगा? 8.66। 8.66। तो इसलिए इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी, एक तो मोल्स निकालना और एमोनियम आयन का मोल निकालना। अगर कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होती तो हम इसको 200 से डिवाइड करते, यहाँ पर वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 200 ml। अब क्योंकि वो डिवीजन में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल नहीं रहे हैं। तो ये हो गए आपके बफर के क्वेश्चन। अच्छा एक सेकंड, मैंने रेंज ऑफ बफर क्या होता है लिखवाया था क्या था? रेंज ऑफ बफर, यस सर। हाँ लिखा दे। ठीक, ठीक है ठीक। तो ये होगा आपका बफर के क्वेश्चन। तो मैंने ऑलमोस्ट सारा कैटेगरी दिखा दिया है, तो सिर्फ एक कैटेगरी बचता है कि, अच्छा एक और एक काम करो, लिख के रख लो, क्योंकि कभी अगर पूछ ले तो फिर कॉपी में बताने से तो याद नहीं रहेगा, लिख के रख लो एटलीस्ट। ये कहाँ गया? अच्छा हाँ, एसिडिक बफर है ना, एसिडिक बफर थोड़ा निकालें। हो सकेगा तो मैं वो एक सिंगल पेज टाइप का है वो मैं सेंड कर दूंगा। एसिडिक बफर में हमने कहा था ना एक एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, लेकिन
कुछ बुक्स में इनको भी एसिडिक बफर की तरह यूज किया गया है। कभी आपको भी एग्जाम में ये क्वेश्चन ना पूछ ले इसलिए बता दे रहा हूँ। बेस में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, एसिड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि उसने ऑक्सैलिक एसिड और ये कुक नहीं है, पोटेशियम ऑक्सैलेट है, इसको भी एक बफर मिक्सचर मान रखा है। ऑक्सैलिक एसिड है ये। हालांकि इस यहाँ पर मतलब मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पर उसने 2 H को रिप्लेस कर रखा है। ठीक है, तो अब फिर भी क्योंकि इसको बफर बता रखा है, आपके बुक में नहीं है लेकिन अलग अलग बुक पढ़ेंगे आप तो पता चलेगा, तो उसमें दे रखा है, इसलिए मैं भी चाहता हूँ लिख के रख लो, कभी पूछ लिया तो। एसिडिक बफर में ठीक है। ठीक। तो ये हमारा बफर कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग शुरू करेंगे। आज मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अब बता देता हूँ क्या है वो। मेन हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो कॉपी में, और 2 ही बचा है बस, ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इसमें हम डेरिवेशन के थ्रू नहीं जाएंगे क्योंकि वैसे ही डेरिवेशन करने पर इसमें दिमाग खराब भी होता है। तो मैं इसके फॉर्मूलाज कैसे निकलते हैं और उसको याद कैसे रखा जाता है, दोनों ही तरीका बता दूंगा आपको, और इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगा। इसमें आता कैसा है तो वहीं से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन टाइम है तो एक लाइन बस मैं बोलकर छोड़ूंगा इसको। 10 मिनट का टाइम है, एक लाइन बोलकर छोड़ूंगा। ये देखिए, ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है देखना, एक एक चीज बस देखना। इस चीज को हम क्या कहते हैं, जैसे अगर मैं ये लिखूं, इससे क्या कहते हैं बताइए। इसको क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है? ये होता है। ठीक है, वेट। अब आप कह सकते हो कि सर अभी अभी तो आपने बताया कि रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक के तरफ जाता है? तो ये नीचे में आपने उल्टा रिएक्शन कैसे कर दिया? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि NaOH और HCl बनेगा। अब देखो, मैं ऐसा इसीलिए लिख पाऊंगा या इसलिए लिख सकता हूं क्योंकि मैं यहाँ पर एक रिवर्सिबल साइन दूंगा। ऐसे क्यों, ऐसे क्यों दूंगा? क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस ये खुद एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब इधर जो Na प्लस, इधर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो Na प्लस Cl माइनस है, और इधर जो Na प्लस और Cl माइनस है, ये कैंसिल हो सकता है। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, ये वाटर का डिसोसिएशन रिएक्शन हो जाएगा। देखो, वाटर डिसोसिएट कर रहा है इनटू H प्लस एंड OH माइनस। So basically, salt hydrolysis is the reverse of neutralization. क्योंकि हाइड्रोलिसिस का मतलब ही होता है जब आप किसी सॉल्ट को या किसी भी चीज को, जरूरी नहीं है वो सॉल्ट हो, आप उसको पानी में डालते हो और पानी उसको ब्रेक करता है। When water breaks something, then it is called as hydrolysis. ग्लूकोज वाटर में हाइड्रोलाइज नहीं होता है, ग्लूकोज वाटर में डिसॉल्व होता है। लेकिन अगर मैं कहूं लेट्स से PCl3 या PCl5 या BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3,
BF3 undergoes hydrolysis in water. Glucose dissolves in water and BF3 undergoes hydrolysis in water. मतलब BF3 को अगर मैं पानी में डालूंगा तो वाटर जो है वो उसके बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड को तोड़ देगा। तो जब कोई चीज ब्रेक करता है, डिसोसिएट करता है वाटर में, तो उस चीज को कहा जाता है हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर किसका हाइड्रोलिसिस होगा? सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस। तो इसके वजह से क्या क्या होता है, क्या क्या यहाँ पर पॉइंट्स होता है, उन सबको हम नेक्स्ट क्लास पहले थ्योरी खत्म करेंगे, फिर जैसे मैंने बफर का करवाया उसके भी मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। देखते हैं, कल तो फ्राइडे है, ठीक है, मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे तक आपका केएसपी भी खत्म हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, तो